इलेक्ट्रिक को मैंने इन प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। भाई तुम उतना ही तो वर्क कर पाओगे जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। उसके बाद फिर चार्जिंग करना स्टॉप कर देगा कि भैया ठीक है मैं भर गया। सो देखो कैपेसिटर के अंदर ना, जैसे कैपेसिटर क्या है बेसिकली डिवाइस होती है, तो जो फ़ैन वगैरह में यूज़ होती है कंडेंसर जिसे हम बोलते हैं। अभी कैपेसिटर देखो बड़े भी होते हैं, ठीक है, छोटे भी होते हैं। तो छोटे छोटे जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं, जैसे जब आपने फ़ैन में एक बड़ा कैपेसिटर देखा होगा, ठीक है, फ़ैन वाला, तो उसका साइज़ समथिंग कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है वो, और दो वायर्स निकल रही होती है। क्लियर है? सो दिस इज़ द कैपेसिटर यूज्ड इन फैन। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, जैसे कि और भी कई सारे कैपेसिटर यूज़ होते हैं सर्किट्स में। जैसे जो सर्किट्स होते हैं ना, जैसे आपके जो मदरबोर्ड्स वगैरह हो गए, या कि टीवी का सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, तो वहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो सिलेंड्रिकली होता है, बट छोटा कैपेसिटर यूज़ होता है, छोटा सिलेंडर, ठीक है ना, छोटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज़ होता है। तो इस छोटे वाले कैपेसिटर को बहुत संभाल के उस डिवाइस के अंदर कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसके टर्मिनल्स बहुत ज़्यादा वो थोड़े से वीक होते हैं। तो अगर एक टर्मिनल टूट गया तो मतलब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है फिर। दूसरी चीज़, कैपेसिटर स्फेरिकल टाइप का भी होता है, ठीक है ना। उस स्फेयर के अंदर से भी दो टर्मिनल्स निकल रखे होते हैं। तो ये टर्मिनल्स का काम क्या है? कैपेसिटर को कनेक्ट करवाने का काम है। क्लियर है? अभी देखो कैपेसिटर जो है ना, बेसिकली इस कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। इस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जब तुम इस कैपेसिटर को जैसे खोलोगे, तो यहाँ पे ना बेसिकली क्या होता है, अंदर एक कॉइल होती है। अंदर क्या होता है? एक कॉइल होती है। उस कॉइल के अंदर भी जाओगे ना, उस कॉइल के भी अंदर जाओगे तो अंदर सबसे लास्ट में आपको दो प्लेट्स मिलेगी, पैरेलल प्लेट्स। और उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा। क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक मीडियम होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम। मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या होती है, क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है। तो आज सारा जितना भी सारा काम है पूरे कैपेसिटर का, उन्हीं प्लेट्स के बीच में होता है। मैक्सिमम जितना भी सारा काम है कैपेसिटर्स का कहाँ पे होता है? उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है। नहीं समझ आ रहा? क्लियर है बेटा? नहीं, वो तो बैटरी के अंदर, सेल के अंदर तो कैथोड एनोड वाली जो उनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, वो प्लेट्स नहीं होती, वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। क्लियर है ना? डन। यहाँ पे हम लोग प्लेट्स की बात कर रहे हैं, चार्ज प्लेट्स होंगी इसके अंदर। तो जैसे जब तुम उसको खोलोगे या तोड़ोगे इसको, तो तुम्हारे को उसके अंदर एक दो पैरेलल प्लेट्स मिलेंगी और बीच में यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है? डन। हाँ पूछो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं, उसमें देखो बेटा अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक कई सारे तरीके की होते हैं, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो जैसे एक मान लो फॉर एग्जांपल पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, या फिर नॉन पोलर। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल HCl से कोई डाइलेक्ट्रिक बना, HCl क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये भी एक डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? तो इससे एक मॉलिक्यूल बना, जब वो उससे पूरा मतलब इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स मिला के एक सब्सटेंस बना। उस सब्सटेंस को मैंने क्या करा, उस वो जो मीडियम बना इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के, तो वो क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। उस डाइलेक्ट्रिक को मैंने इन प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो वो डाइलेक्ट्रिक है। ये समझ आ गया? जैसे वाटर है, वाटर एक क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, वाटर, वुड, ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। जो बेसिकली जब जैसे हम बात करते हैं वाटर, जो बेसिकली जैसे है, जो वो वैसे तो कंडक्टर का काम करता है। मतलब जब हम उसको, अब जब आप बोलोगे कि भाई वाटर के अंदर तो सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, तो वो तो फिर इंसुलेटर कैसे हुआ? वो डाइलेक्ट्रिक कैसे हुआ? क्लियर है ना? तो हम डाइलेक्ट्रिक जो बात कर रहे हैं वो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आयंस नहीं होते, जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, प्योर वाटर जिसके अंदर से हमने आयंस वगैरह हटा दिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करेंगे वो कौन करेंगे? वो आयंस ही तो करेंगे। जब हम उनमें से आयंस ही, उस वाटर के अंदर से आयंस ही हटा देंगे, तो फिर बेटा क्या होगा? तो वाटर क्या बन जाएगा? वाटर प्योर रह जाएगा। और प्योर वाटर का काम क्या है? प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो प्योर वाटर किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक की तरह। क्लियर है? हाँ, तो जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर जो होता है ना, वो होता है
इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। जनरल जो वाटर आप यूज़ करते हो वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, वो तो फिर कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस हैं। समझ आ गया ना, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी हैं। जब आप उसको प्योर कर दोगे तो इम्प्योरिटीज हट जाएंगी, तो जो उसके अंदर फिर कंडक्टिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं रही, तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये कैपेसिटर है बेसिकली, तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब देखो कैपेसिटर, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है ना, शाबाश। तो देखो होता क्या है बेसिकली, जो हर एक कैपेसिटर जो होता है ना उसकी कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। जैसे कि उस कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कि समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर की जो एक लिमिट होती है कि वो उतना ही चार्ज स्टोर कर सकता है जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। समझ आया भाई, तुम उतना ही तो वर्क कर पाओगे जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। समझ आ गया, 24 घंटे तुम वर्क थोड़ी कर सकते हो। तो यही कहानी है। तो कैपेसिटर के अंदर उतना ही चार्ज जा सकता है जितना उसकी कैपेसिटी है, और उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्लियर है। आप देखो जो चार्ज, जो किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो टोटल चार्ज जाता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, वोल्टेज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कैपेसिटर को, एक बड़ा कैपेसिटर है, आप उस बड़े कैपेसिटर को किसी आप सर्किट में थोड़ी लगा सकते हो, उसको आप फैन में ही लगा सकते हो। क्योंकि फैन के अंदर, फैन जो होता है बेसिकली, जो जनरल जो फैन है जो चल रहा है, इस फैन के अंदर बेटा, ये फैन एसी अप्लायंसेज है। ये फैन कैसा अप्लायंस है, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्ट है, तो इसके अंदर आप बड़ा कैपेसिटर ही यूज़ कर सकते हो। समझ आया ये कहानी, क्योंकि इसके अंदर आप बड़ा कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा चार्ज वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है। क्लियर है बेटा, ये कहानी है। अब जैसे जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं उनको आप सर्किट्स में लगा सकते हो। सर्किट में क्यों लगाओगे, क्योंकि सर्किट्स के अंदर जो अलग अलग वायर्स के अंदर अलग अलग जगह पे जो वोल्टेज जारी होती है वो कम कम वोल्टेज जारी होती है। तो जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं उनको कम वोल्टेज ही चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए उनको, तो वो अपने अंदर उतना ही चार्ज स्टोर करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो चार्ज जो एक कैपेसिटर जो है टोटल जो जितना भी चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। समझ आ रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल भाई आपने किसी कैपेसिटर को 1000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ही उतना है जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। समझ आ रहा है। वोल्टेज आपने भले ही ज़्यादा दी उसको, लेकिन उसका कैपेसिटेंस तो उतना ही है ना। क्लियर है ना। तो जितना मैक्सिमम चार्ज है उतना वो ले लेगा, उसके बाद फिर चार्जिंग करना स्टॉप कर देगा कि भैया ठीक है मैं भर गया, अब मैं चार्ज नहीं ले सकता। क्लियर है। तो ये कहानी है, समझ आ गया, शाबाश। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बेटा। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है सी, तो दैट इज एक इक्वेशन बनती है हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी। और ये जो सी है ना, यही हमारे पास क्या, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, Q अपॉन वी, Q अपॉन वी। तो ये जो सी है बेटा यही है हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। सी इज कैपेसिटेंस। क्लियर है। कोशिश, जैसे अगर ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोशिश करना फिर ऑफलाइन में ही आ जाया करो। हाँ, आप कहीं गए हुए थे बाहर, ठीक है। तो सी इज कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का क्या मतलब है, कैपेसिटेंस इज द ability of a capacitor to store the charge in it. Capacitance is the ability of capacitor to store the charge in it. क्लियर है बेटा। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर की एक एबिलिटी है, ठीक है। चार्ज मतलब वही तो बता रहा हूँ मैं कि कैपेसिटेंस जो है
वो क्या है, कैपेसिटर की एक एबिलिटी है, मतलब कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये बता रहा है कैपेसिटेंस। उसके बाद मतलब चार्ज, हाँ, जैसे आप किसी भी सर्किट में आप जैसे कैपेसिटर को लगाओगे, जैसे आपने फ़ैन को, आपने फ़ैन के अंदर कैपेसिटर लगा रखा है, तो क्या होगा, जैसे ही आप फ़ैन का बटन ऑन करोगे, कैपेसिटर बहुत कम सेकंड के अंदर ही, विद इन 1 सेकंड के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा। समझ आ रहा है? चार्ज होने के बाद आप उसको, अब वो चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, वो देखो, वो जैसे ही कैपेसिटर के अंदर चार्ज भर गया तो वो क्या करेगा, जो कैपेसिटर है उसका काम बेसिकली क्या है, आगे चार्ज प्रोवाइड करना, सर्किट को आगे चार्ज प्रोवाइड करना। समझ आ गया? तो सर जैसे आप जो, अब देखो कैपेसिटर क्या काम, पंखे के अंदर कैपेसिटर का काम क्या होता है, पंखे की स्पीड को कम करना, ज़्यादा करना। आप जब कैपेसिटर को हटा दो, कैपेसिटर को आप हटा दो, विदाउट कैपेसिटर भी पंखा चलता रहेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे पंखे की लाइफ कम हो जाएगी। जो फैन के अंदर जो कॉइल है, कॉपर की जो कॉइल लगी हुई है, वो कॉइल जो है ना वो जल्दी हीट होगी। हाँ, स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी, हाँ, वो कम ज़्यादा नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है, उससे क्या होगा, उससे जो कॉइल है वो जल्दी हीट होगी। समझ आ रहा है? और जल्दी हीट होने की वजह से क्या होगा, फ़ैन की लाइफ जो है कम होगी। जहाँ वो फ़ैन 5 साल चलेगा, वहाँ 3 साल चलेगा। समझ आ रहा है नहीं यार? तो ये कहानी है। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, कैपेसिटर जो है अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है, और उसी, वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये जो कैपेसिटेंस है ना, बेसिकली इसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है फेरेड। क्या होती है? फेरेड। क्लियर है? कैपेसिटेंस की ये यूनिट होती है फेरेड। क्लियर है? डन। हो गया? ठीक है, बिठाऊँ उसको? देखो, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने अभी आपको बताया जैसे कि बेटा जो कैपेसिटर है उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं और बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। क्लियर है? नहीं, दोनों में होता है, सिलेंड्रिकल वाले में भी और उसमें भी। देखो पहले क्या होता था, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, पहले के टाइम पे जो कैपेसिटर जो अभी आ रहे हैं सिलेंड्रिकल टाइप के, इनके अंदर प्लेट्स हैं। पहले के टाइम पे डायरेक्ट जो कैपेसिटर्स आते थे ना, पहले के टाइम पे आपको सीधी 2 प्लेट मिलती थी और उनके बीच में कोई मटेरियल होता था, तो वो कैपेसिटर का काम करता था। मतलब सिलेंडर वगैरह नहीं होता था। तो अभी भी वही फेनोमेनन है, लेकिन क्या है, वो पूरा का पूरा जो उसका डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया। पहले सिर्फ आपको प्लेट मिलती थी, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता था, काम वही होता था, उसको भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते थे पहले के टाइम पे। लेकिन अब जो सिलेंड्रिकल वाला कैपेसिटर आ रहा है उसके अंदर भी वही चीज़ है, बस उसको ऊपर से कवर कर दिया गया। क्लियर है? ये कहानी है। नहीं समझ आ रहा? समझ आ गया? ये कहानी है। तो हम उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। और जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, उसके अंदर भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर भी 2 प्लेट्स होती है। समझ? हाँ, जिनको जितने कैपेसिटर होते हैं उनको सबको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोला जाता है। क्लियर है? लेकिन जैसे जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर को आप जनरल स्पेसिफिकली स्फेरिकल कैपेसिटर ही बोलते हो, उसको आप पैरेलल प्लेट की कैटेगरी में डालते नहीं हो, क्योंकि वो बेसिकली किस शेप का होता है,
स्फेरिकल शेप का होता है। हाँ, लेकिन आप उसको बोलते हैं स्फेरिकल, ठीक है ना। ये कहानी है, काम वही है दोनों का, चार्ज स्टोर करने का, समझ आ गया। लेकिन कहानी क्या है, कहानी बस उसके शेप के हिसाब से हम उसको स्फेरिकल बोलते हैं। क्लियर है। जैसे आप कभी दुकान पे जाओगे तो आप बोलोगे भाई मुझे को स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए, तो वो आपको स्फेरिकल कैपेसिटर ही ला के देगा। समझ आ गया नहीं आ गया, ये कहानी है। और भी कोई बच्चा ऐड है क्या? अर्नव, ठीक है, क्लियर है। तो अर्नव बेटा, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। अभी हम लोग कैपेसिटेंस वाला टॉपिक कर रहे हैं। देखो जो कैपेसिटर जो अब आ रहे हैं ना, जितने भी सारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, जितने भी सारे कैपेसिटर्स हैं ना, उन प्लेट्स के बीच में हमेशा डाइलेक्ट्रिक आएगा। जैसे आप कैपेसिटर जो फैन में लगाते हो, जैसे आप कहीं भी लगाते हो, तो उन प्लेट्स के बीच में क्या आता है, उनके बीच में क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक आएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर्स आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट। क्लियर है। उससे क्या होगा, जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक जब किसी पैरेलल प्लेट के बीच में डालते हैं, 3 केस बनते हैं यहाँ पे। देखो अभी मैं 3 केस बताऊंगा आपको। पहला केस होगा, देखो इसकी डेरिवेशन है, छोटी छोटी डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में 3 केस बनते हैं। पहले तो उन प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने का मतलब एयर होगी, या फिर मान लो उनके बीच में वो होगा, क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरा केस बनेगा, जब आप पैरेलल प्लेट्स के बीच में आप कंडक्टर डाल दो, तब क्या होगा, तब उसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, तब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। हाँ, वो दूसरा केस बनेगा। फिर उसके बाद तीसरे केस में आएगा, जब आप प्लेट्स के बीच में क्या डालोगे, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका तो वो जो प्लेट्स है, जो कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, कितना कम हो जाएगा, कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा। समझ आ रहा है। तो वो तीनों केस हम डिस्कस करते हैं। नहीं समझ आ रहा है, क्लियर है ना। खाली स्पेस का मतलब ये, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 प्लेट्स हैं, ये मान लो 2 प्लेट्स हैं, तो इनके बीच में अभी कुछ भी नहीं है, एयर है। हाँ, बट वो जो उसका डाइलेक्ट्रिक जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आती ना, प्रॉपर इंसुलेटिंग कैटेगरी में नहीं आती ना। ये है। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ आपसे, जो 2 प्लेट्स हैं उनके बीच में मान लो वैक्यूम डाल दिया, फ्री स्पेस डाल दिया, मतलब कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब अभी एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, अभी कोई ना ही कंडक्टर है ना ही कोई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यार, आपके और मेरे बीच में क्या है, अभी आपके और मेरे बीच में क्या है, कोई कंडक्टर है। हाँ, बट बेटा वो प्योर एयर, अभी वही चीज़ आ गई ना, एयर भी प्योर एयर जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक होती है ना। अब एयर के अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो क्या है एयर के अंदर, पार्टिकल्स। आप उन पार्टिकल्स को निकाल दो, नाइट्रोजन गैस को निकाल दो, ऑक्सीजन को निकाल दो, तो आयंस जो है वो फिर नहीं होंगे। तो प्योर एयर क्या कहलाएगी, वो जो प्योर एयर है वो कहलाएगी डाइलेक्ट्रिक। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया, क्लियर है। जैसे प्योर वाटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक, वो इंसुलेटर कहलाता है, वैसे ही बेटा वो जो प्योर एयर है ना वो कहलाती है डाइलेक्ट्रिक। जैसे सुनो ध्यान से, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने रेलवे वगैरह में ट्रैवल किया है कभी, ट्रेन वगैरह में, जैसे आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो तो जो ऊपर जो वायर्स होती हैं जिनकी मदद से ट्रेन चलती है, वो वायर्स हाई वोल्टेज की वायर्स होती है। उनमें कम से कम 25,000 30,000 तक का वोल्टेज का करंट होता है ना। और लिखा होता है कि कॉशन, सावधान, दूर रहें, 25,000 वोल्ट। तो जो वायर होती है बेसिकली, जो रेलवे वगैरह में वायर होती है, उसके अंदर इतना हाई वोल्टेज का करंट दौड़ रहा होता है, इतना हाई वोल्टेज उसके अंदर होती है कि ये जो वायर होती है ना, ये अपने आसपास की एयर को भी आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज का मतलब ये होता है, इसके जो, जैसे मान लो कि जो उसके आसपास के, इस वायर के आसपास की जो हवा है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं
जैसे मान लो इसके आसपास की जो इस वायर के आसपास की हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होगी, CO2 भी होगी। तो जो ऑक्सीजन के एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी फ्री कर देती है। समझ आया? इसके अंदर इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है। तो अब ये जो एयर है, इस एयर के, ये जो एयर है ये आयनाइज हो गई। क्या हो गई? आयनाइज, क्योंकि इसके अंदर आयन्स थे। समझ आया नहीं आया? तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अगर आप इसके अंदर से आयन्स हटा दो, इसको प्योर एयर कर दो, पूरी की पूरी सारी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आप निकाल दो, तो फिर वो किसकी तरह ट्रीट करेगी? डाइलेक्ट्रिक की तरह और इंसुलेटर की तरह। क्योंकि जब उसके अंदर आयन्स ही नहीं होंगे तो वो फ्री किसको करेगी? नहीं समझ आया? समझ आया ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे जो वायर होती है इसके अंदर हाई वोल्टेज का, वायर डाइलेक्ट्रिक की एक्टिंग करनी, एयर एयर। समझ आ गया? वायर तो कंडक्टर है, वायर के अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है। जैसे वायर के अंदर ये हाई वोल्टेज का करंट फ्लो करता है, तो ये इतनी हाई वोल्टेज होती है, इतना ज़्यादा करंट होता है ये, कि अपने आसपास की जो हवा है, जैसे मान लो ये वायर है, इसके अंदर मान लो 25,000 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये अपने आसपास की कम से कम भी आधे मीटर की, तुम्हारे तक, तुम इस वायर से जहाँ बैठे हो उतने डिस्टेंस तक भी ये जितने भी एयर है ना, उस एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगी। मतलब ये कि है, मतलब हाँ, उसके इम्प्योर नहीं करेगी, उसके पार्टिकल्स जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री कर देगी। समझ आया? उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देगी। फिर जैसे आप उस एयर को छूओगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं करंट फील होगा। आपको क्या फील होगा? एक करंट। समझ आ गया? जिसको हम बोलते हैं एयर करंट। क्या बोलते हैं? एयर करंट। समझ आ गया बेटा? ये कहानी नहीं समझ आया? क्लियर है? तो ये बेसिकली कहाँ पे दिखता है हमें? हाई वोल्टेज वायर पे। ये आएगा अभी आगे, तब बताऊंगा मैं आपको। तो जब भी मैं किसी प्योर चीज़ की बात करता हूँ ना, तो उस प्योर का मतलब होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइलेक्ट्रिक की तरह। समझ आ गया? और जब मैं इम्प्योरिटीज ऐड कर दूंगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। समझ आ गया? क्योंकि उसके अंदर चार्जेस आ गए, एटम्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वो मॉलिक्यूल्स कंडक्टर का काम कर सकते हैं। समझ आ गया? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो सकते हैं। जब वो मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्री स्पेस, वैक्यूम। भाई जब आप किसी भी कमरे से हवा निकाल दो सारी की सारी, इस कमरे में भी एयर है, अब इस कमरे से सारी की सारी एयर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। समझ आ गया? ये कहानी। तो आप तो बता रहे थे कि एक जो केस है जिसमें कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो एयर रहती है, मतलब उसपे खाली स्पेस रहता है। तीन केस बनते हैं। हाँ, हाँ, तो वो एक जो था जिसमें खाली स्पेस रहता है, तो उसमें कौन सी एयर होती है? प्योर वाली एयर? किसके अंदर? आपने तीन केस बताया ना, हाँ हाँ तीसरा वाला था ना जिसमें पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं होता, हाँ, तो उसमें प्योर एयर, प्योर एयर। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि दूसरा केस था कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में कंडक्टिंग स्लैब होता है, कंडक्टर होता है। तो उस केस में क्या होता है वो डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, या फिर फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम इनसाइड दी वैक्यूम बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है? तो देखो, जैसे यहाँ पे हमने दो पैरेलल प्लेट्स बनाई, या ऐसे बना लो उसको, ये दो क्या है? पैरेलल प्लेट्स। ठीक है? होता क्या है बेसिकली कि ये जो दो पैरेलल प्लेट्स है ना, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। मतलब जो पहली वाली प्लेट होती है, जैसे आप कैपेसिटर देखोगे तो कैपेसिटर ऐसा होता है, तो इसके अंदर जो दो प्लेट्स होती है ना, ऐसे होती है। तो ये वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव है। ठीक है? क्लियर है? तो इसको मैंने बस ऐसे रख दिया, ऐसे दिखा दिया इसको। ठीक है? तो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे बने, होता क्या है बेसिकली कि भाई एक जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, और प्लेट का कुछ एरिया भी होगा, क्योंकि प्लेट है, प्लेट का क्या होगा एरिया, दोनों प्लेट का एरिया बराबर होता है, दोनों प्लेट सेम टाइप की होती है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। एरिया मतलब कि टोटल एरिया कितनी बड़ी है? कितना, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट है, स्क्वायरिकल प्लेट है तो उसका एरिया क्या होगा, हाँ रेक्टेंगल प्लेट है तो उसका जितनी जैसी ऊपर वाली प्लेट होगी वैसे नीचे वाली प्लेट होगी, समझ आ रहा है ना, तो एरिया कैसे निकलेगा इसका, ठीक है ना। दूसरी चीज, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, कितना डिस्टेंस है डी, क्लियर है, डन। और अभी इनके बीच में क्या है बेटा, एयर है, क्या है एयर, क्लियर है, डन। तो अभी इनके बीच में एयर है, तो अभी फिर मैं जब एयर है तो वो जो कैपेसिटर है, इस ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, अब ये देखो होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होके आता है पूरा, कैसे जनरेट होके आता है, देखो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज, तो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से का बनती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, देखो हाँ, लेकिन इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इसकी अलग होगी। अलग का मतलब ये भाई, हमारे पास तुमने शायद फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक केस आता था कि एक प्लेट होती थी, चार्ज प्लेट, उस प्लेट से किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव की चार्ज प्लेट थी, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इससे बाहर की तरफ, ऐसे, क्लियर है, नहीं समझ आ रहा, क्लियर है। मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट होती, पॉजिटिव ना होती, नेगेटिव होती, तो इससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते मान लो, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती नहीं, इसके अंदर एंटर करती, लेकिन इससे पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, उतनी ही जितनी ये है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम होती, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम, क्लियर है, डन। अर्नव बेटा कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है, आप उसको लिख लेना, और जब आप दिल्ली आओगे तो आप मेरे से पूछ लेना। बेटा आप भी जब वीडियो वगैरह देखते हो ना, जैसे आप पुरानी वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको पूरी वीडियो जैसे घर जाते हो तो पूरी वीडियो अच्छे से उसको देखा करो, उसके बाद फिर कोई डाउट आता है तो फिर लिख लिया करो उसको, फिर नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लिया करो। और बाकी एक बुक लगा ली थी जो मैंने बताई थी, ठीक है बेटा। अर्नव आपको भी ना एक बुक लगानी है, अभी मैं बुक दिखा दूंगा अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, तो वो बुक लगा लेना आप, ठीक है। और जब आप आओगे दिल्ली तो वो बुक लेके आना बेटा। ये क्या हो गया, एयर, डन। देखो अभी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, निकलेगी कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। मान लेते हैं इस प्लेट से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, क्लियर है। अब ये वाली नेगेटिव प्लेट है, इससे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर या नीचे, नहीं नेगेटिव प्लेट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, नेगेटिव में बेटा एंटर करती है ना, नेगेटिव प्लेट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एंटर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे होगी, लेकिन पॉइंट पी पे वैल्यू उसकी क्या होगी, सेम, कितनी, कोई डाउट, समझ आ गया ना, पूछो क्लियर है, डन। सो अब मुझे बताओ कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, मतलब अरे ये भी ऊपर से नीचे आ रही है और ये भी ऊपर से नीचे आ रही है, हाँ या ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है,
तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1 प्लस E2। नहीं समझ आया? प्लेट्स के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकली, पहले ऊपर वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर नीचे वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दोनों की डायरेक्शन सेम आई और दोनों को हमने ऐड कर दिया क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है बेटा? हाँ बट वो प्लेट्स पैरेलली कनेक्टेड है ना, वो केस अलग था। हाँ पैरेलली कनेक्टेड है ना, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स में क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाली प्लेट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रही है और नीचे वाले के अंदर भी नीचे आ रही है, तो इन प्लेट्स के बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ। आप वैसे देखोगे तो वैसे तो आपको अलग ही मिलेगी, एक से निकल रही है और एक के अंदर एंटर कर रही है, समझ आ रहा है बेटा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। E1 कितनी है, तो ये टोटल कितनी आएगी, ये आ जाएगा सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट। ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है ना, डन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। अब हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू, वो E इज इक्वल टू dV बाई dr, dV बाय, ये V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या था, डिस्टेंस, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, डन। भाई प्लेट्स के बीच में देखो, एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी प्लेट नेगेटिव प्लेट है, तो जहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लेट, एक जगह पॉजिटिव चार्जेस आ गए, दूसरी जगह नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो क्या होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ आया? क्लियर है। जैसे मान लो आप पे पॉजिटिव चार्जेस आ गया, मेरे पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो हमारे बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, शाबाश। तो इन प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि आप टर्मिनल्स की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, टर्मिनल्स की तरह। बैटरी जो सेल होता है बेटा, सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, वोल्टेज। तो किसकी वजह से आती है वोल्टेज, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरी टर्मिनल नेगेटिव। समझ आया? क्लियर है। ये बैटरी कैसे काम करती है, कैसे बनती है, इसके बारे में बताऊंगा 3rd चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है, डन। क्लियर है बेटा? तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है E, मान लेते हैं इन प्लेट्स के बीच में वोल्टेज है V। इन प्लेट्स के बीच में कितनी वोल्टेज है, V। ठीक है, और डिस्टेंस, और जो वोल्टेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस। नहीं समझ आया? वो जो वोल्टेज बन रही है, वो वोल्टेज जो बन रही है, वो वोल्टेज कितने डिस्टेंस के बीच में बन रही है, D डिस्टेंस की। समझ आ गया? क्लियर है। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D, और V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ED। नहीं समझ आया? पूछो पूछो, पक्का? क्लियर है। सो V इज इक्वल टू ED आ गया। अब देखो, आगे नहीं जाता है? चलो, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये मिटा दूं ये वाला? चलो आगे कर लेते हैं। V इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू ED के बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, V जो है, E जो है हमारे पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। D हमारे पास एज इट इज ही है, और V इज इक्वल टू सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब सरफेस एरिया, प्लेट्स का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। समझ आ गया? क्लियर है। तो टोटल चार्ज मान लेते हैं कि इस प्लेट पे टोटल चार्ज है प्लस Q और इस पे माइनस Q। समझ आ गया? तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, प्लस Q अपॉन A। ये समझ आया? ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही है, D भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हमारे पास अभी फॉर्मूला पढ़ाया था कैपेसिटेंस का, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, C इज इक्वल टू
Q अपॉन V पढ़ाया था। इस V को यहाँ पे रख दूँ उठा के इसको, तो Q V की जगह आ जाएगा QD अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। Q से Q गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, तो C कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, खत्म। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया विद एयर इंसर्टेड इन इट। जब उसके अंदर क्या हो, एयर हो, तब उसका कैपेसिटेंस कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए क्या है, सरफेस एरिया, और डी क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। कोई दिक्कत? और एप्सिलॉन नॉट क्या है, नहीं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, ये जो आप परमिटिविटी का बताया था ना, मतलब मैंने आपको, परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी होती है हर एक मीडियम की, कि वो चार्जेस को कितने, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलम्स फोर्स, उसको अपोज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, भाई इन दोनों के बीच में फोर्स लिए, दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे, R। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लो अभी ये दोनों चार्जेस एयर में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, एयर में या फ्री स्पेस में। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो या फिर जो भी हैं, वो बेसिकली क्या करेंगे, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसको अपोज करते हैं, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स मत लगाओ, ठीक है, और या फिर फोर्स को कम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि मीडियम कितना डेंसर है। जैसे एयर है, एयर कम डेंसर है, एयर सबसे कम डेंस, एयर जो है बेसिकली कम डेंसर है। तो क्या होता है, जब इन दोनों चार्जेस को हम एयर के अंदर रखते हैं, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्ट्रांगफुली इनको अपोज नहीं कर पाते, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब यही चार्जेस वाटर के अंदर जाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू दी परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो परमिटिविटी जो है वाटर की क्या है, थोड़ी सी हाई है। और परमिटिविटी का मतलब क्या है कि हर एक मीडियम अपने पार्टिकल्स को परमिट करता है, परमिशन देता है कि जाओ और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कम करो। समझ आया, नहीं समझ आया, क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर है, तो एयर की परमिटिविटी क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है, कोई दिक्कत? फिक्स वैल्यू है फॉर एयर। किसके लिए? हाँ हाँ बेटा, जैसे कोई दूसरा मीडियम आ गया, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, तो उसके हिसाब से परमिटिविटी उसकी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू है 8.85, ये स्पेसिफिकली किसके लिए, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। समझ आ गया, क्लियर है? तो परमिटिविटी ऑफ, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, उस केस में परमिटिविटी की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, लेकिन उसमें आपको परमिटिविटी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताता हूँ अभी, पहले इसको लिख लो। हाँ, एक काम करो, इसकी फोटो लोगे इसकी या लिखोगे? ठीक है, इसके बाद कौन सी क्लास है आपकी? 3 बजे से। ठीक, देखो वो आप सुन लो फिर लिख लेना, ठीक है? देखो, जब प्लेट्स के बीच में एयर थी तो उसका कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब जैसे मान लो प्लेट्स के बीच में अगर कोई दूसरा मीडियम आ गया, वाटर आ गया या कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो बेसिकली कौन सा ही मीडियम आप डालते, जैसे आप प्लेट्स के बीच में जैसे आप कोई भी मीडियम आपने डाला, तो हर एक मीडियम का ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? डन। क्या होता है बेटा? हर एक मीडियम का देखो क्या क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। जैसे वाटर है, वाटर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। वाटर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है बेटा। जैसे वुड है, वुड क्या है? तो हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना एक कांस्टेंट होता है और उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। किससे? के से। तो जैसे मान लो प्लेट्स के बीच में वाटर आ गया। किसकी? बेटा कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन वो मटेरियल के हिसाब से फिक्स होती है ना। जैसे वाटर हुआ तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना ही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। क्या रिलेशन है? वही बता रहा हूँ आपको मैं, वही रिलेशन तो बता रहा हूँ। जैसे मान लो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसे आपने कोई भी मीडियम डाला, जैसे वाटर आपने डाला प्लेट्स के बीच में, तो उसकी परमिटिविटी कितनी है? मान लो फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन एम। उसको जब हम डिवाइड करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर से, तो इनका रेशियो निकल के आता है के बराबर। और इस के का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, के गिवन होगा। तो आप जब के गिवन होगा तो आप एप्सिलॉन एम कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे इधर जाके, तो क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। नहीं समझ आया? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही, ये तो फिक्स है। और के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी। जो भी मीडियम होगा उसका के आपको दे रखा होगा। वाटर है, ऑयल है, कोई भी दे रखा, कोई भी मीडियम है तो उसका आपको मीडियम का कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? गिवन होगा। क्वेश्चन आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकल जाएगा। उसमें फिर आपको कैपेसिटेंस कैसे निकालना है फिर उसका? जब आपको उसके बीच में, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम दे रखा है, उस पैरेलल प्लेट का, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिर कैसे निकलेगा? तो उसका कैपेसिटेंस सिंपल हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम, जो भी मीडियम है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम। ए वही रहेगा, डी वही रहेगा। समझ आ गया? और ये एप्सिलॉन एम कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन एम की जगह क्या रख दोगे? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है किसके बराबर है? तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? के सी। इसका मतलब जो एयर का कैपेसिटर आया, कुछ नहीं करना आपको, बस उसको के से मल्टीप्लाई कर देना, किसका कैपेसिटर आ जाएगा? मीडियम। समझ आ गया? नहीं समझ आया? जब आपसे बोलेगा कि कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर के साथ आ गया, मान लो 5 माइक्रोफेरेड, कितना फेरेड आया? ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपको एक, आपने उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। क्लियर है? फॉर एग्जांपल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो 80। कितना है? 80। तो आपको बोल रहा है अब निकालो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, के इंटू कितना आ जाएगा? समझ आया? तो डाइलेक्ट्रिक डालने से देखो कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया। पहले कितना था? इतना, अब कितना हो गया? तो देखो डाइलेक्ट्रिक इसलिए डाला जाता है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है कैपेसिटर का? बढ़ जाता है। और कैपेसिटेंस बढ़ता है तो चार्ज वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा, इसलिए है चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा। इसलिए ही जितने भी सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनमें क्या होता है? बीच में, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक। समझ आ गया? इसलिए तो ये लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए फिर क्लास को ही ख़त्म करते हैं अभी। हाँ, मैं वो बुक बता देता हूँ बेटा आपको। वैसे भी रिकॉर्ड हो गया है तो आप उस पर ऐप पे जाके देख सकते हो। बेटा अर्नव वगैरह कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लेना। क्या करूं? अच्छा, ठीक है बेटा, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। वो वाली कौन सी बुक है?
बेटा ये वाली बुक लेनी है आपको, देखो MTG 2024 प्रेप गाइड CUT UG, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास चैप्टर वाइज देखो, इसमें आपके पास लेटेस्ट पैटर्न भी है और सिलेबस भी है। चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कॉर्नर विद डिटेल सॉल्यूशन, 3 प्रैक्टिस पेपर है विद OMR शीट्स, और CUT का सॉल्व पेपर भी है। सर ये तो 24 का है बेटा? 24 वाला एडिशन, हाँ, तो 25 वाला तो आ गया होगा ना, 25 वाला अगर आ गया तो देख लेते हैं। क्योंकि 24 वाला का रिजल्ट 25 वाला शायद आया नहीं है अभी ना, इसलिए 25 वाला नहीं आया, वही वाला है 24, वो लेटेस्ट ही है, ठीक है। ये रहा, ये लेटेस्ट ही है। 25 वाले में तो फिर वो होगा ना इस साल का पेपर। नहीं, ये 24 वाले के अंदर ही है, मतलब 24 वाला पेपर भी है। 24 वाला नहीं भी होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, मेरे पास है, ठीक है। 24 वाला पेपर सारे नोट्स वगैरह सब पेपर वगैरह सब मेरे पास है। ये तो बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बुक लगवा रहा हूँ, इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ आ रहा है। मैं आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे या फिर जो डाउट होंगे वो आप इसमें से पूछोगे, बाकी जो पेपर वगैरह होगा वो तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। तो ये वाली बुक बेटा लगा लेना, ठीक है, ये वाली बुक लगाना। और MTG की लगाना, किसी दूसरी उसकी मत लगाना, ठीक है। हैं MTG की लगाना, किसी दूसरे पब्लिशर की मत लगाना, ओसवाल वगैरह की मत लगाना, इसकी ही लगाना, क्योंकि इसमें एरर कम मिलते हैं MTG में, ठीक है। देखो ये है, ये 23 की है, ये 22 की है, ये 22 की है, ये 24 की है। तो अभी MTG लेटेस्ट 24 की है ये। हाँ MTG वो बहुत बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगवाई है, ठीक है।